पाठ 9 क्रिया। नमस्कार। अब तक हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को समझा। ये सभी किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, लेकिन वाक्य में क्या हो रहा है यह बताने वाला शब्द अलग होता है। आज हम उसी को समझेंगे, यानी क्रिया। यह विषय थोड़ा बड़ा है क्योंकि क्रिया के कई दिलचस्प रूप होते हैं, तो ध्यान से समझते चलिए। क्रिया और धातु। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, और क्रिया के सबसे मूल बिना किसी प्रत्यय वाले रूप को धातु कहा जाता है। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से ही पूरी क्रिया बनती है। क्रिया के दो अंग हैं। क्रिया के दो अंग माने गए हैं, यानी कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया वह है जो असल काम का बोध कराती है, और सहायक क्रिया वह है जो काल यानी समय का बोध कराने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। कर्म के आधार पर दो भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक बनाम सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह है जिसके कार्य का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, यानी इसमें किसी अलग कर्म की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर सकर्मक क्रिया वह है जिसके कार्य का फल कर्ता पर नहीं बल्कि किसी कर्म पर पड़ता है, यानी यहाँ एक अलग स्पष्ट कर्म जरूर मौजूद होता है। पहचान और विशेष नियम। इन दोनों को पहचानने की एक आसान तरकीब है। क्रिया से क्या का सवाल पूछिए। अगर कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है तो वही उत्तर कर्म कारक है और क्रिया सकर्मक होगी। कुछ जरूरी बातें और याद रखें। अकर्मक क्रिया में कभी कर्म कारक नहीं होता। सकर्मक क्रिया को एक कर्मक क्रिया भी कहा जाता है, और कुछ क्रियाएं हमेशा अकर्मक ही रहती हैं, जबकि कुछ क्रियाएं स्थिति के अनुसार अकर्मक भी हो सकती हैं और सकर्मक भी। क्रिया के 5 विशेष रूप। अब तक हमने क्रिया के मूल भेद समझे, लेकिन क्रिया के 5 और खास विशेष रूप भी माने गए हैं। द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और संयुक्त क्रिया। आइए इन्हें भी एक एक करके समझें। द्विकर्मक क्रिया। पहला विशेष रूप है द्विकर्मक क्रिया। यह वह क्रिया है जिसमें एक साथ दो कर्म मौजूद होते हैं। इनमें से एक कर्म मुख्य या प्रधान होता है और दूसरा गौण यानी कर्म महत्वपूर्ण होता है। पहचान का तरीका यह है, क्रिया से क्या पूछने पर जो उत्तर मिले वह मुख्य कर्म है, किसको या किसके लिए पूछने पर जो उत्तर मिले वह गौण कर्म है। बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। दूसरा विशेष रूप है पूर्वकालिक क्रिया। यह वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया से पहले घटित होती है, यानी पहले यह काम हुआ फिर मुख्य क्रिया वाला काम हुआ। यह सामान्यतः धातु में ता, कर या तेते जैसे प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद। तीसरा विशेषण रूप है प्रेरणार्थक क्रिया। यह वह क्रिया है जो किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके दो भेद हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यह धातु में आना प्रत्यय जोड़कर बनती है और इसका भाव है कि भक्ता स्वयं किसी और से कोई काम करवा रहा है। दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यह धातु में वाना प्रत्यय जोड़कर बनती है और इसमें वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए किसी और से काम करवाता है। नाम धातु और संयुक्त क्रिया। चौथा विशेष रूप है नाम धातु क्रिया। यह वह क्रिया है जो किसी संज्ञा या विशेषण से बनाई जाती है। और पांचवा विशेष रूप है संयुक्त क्रिया। यह वह क्रिया है जो दो धातुओं को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। तो इतने सारे रूपों को याद रखने के लिए कोई एक मेमोरी ट्रिक तो होनी चाहिए, तो आइए उसी को ही ट्राई करते हैं। सोचिए क्रिया की पूरी यात्रा को 3 पड़ावों में, यानी कि एक पहला पड़ाव है बुनियाद, यानी कि धातु, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरा पड़ाव है कर्म का हिसाब, यानी कि अकर्मक, सकर्मक और द्विकर्मक। और तीसरा पड़ाव है खास बनावट, यानी कि पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और संयुक्त। यानी बुनियाद, कर्म, बनावट, 3 पड़ाव याद रहें तो पूरी क्रिया यात्रा याद रह जाएगी। तो आज हमने क्रिया को बहुत विस्तार से समझा। इसकी परिभाषा, धातु, मुख्य व सहायक क्रिया, कर्म के आधार पर अकर्मक व सकर्मक भेद, और क्रिया के 5 विशेष रूप द्विकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और संयुक्त क्रिया। यह सीरीज का सबसे बड़ा पाठ था। अगले पाठ में हम क्रिया विशेषण को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।